नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप और हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की क्लासेस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने धारा 67 से धारा 70 तक की धाराओं को पढ़ लिया था। एक बार अगर हम उनका रिवीजन करें तो वह इस प्रकार है कि धारा 67 में बताया गया था कि नगर पालिका की संपत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति के बारे में। इस धारा में उल्लेख किया गया था कि नगरपालिका कोई भी संपत्ति जो नगरपालिका क्षेत्र में हो या नगरपालिका क्षेत्र की सीमा से बाहर हो, और वह संपत्ति जंगम भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है, तो इस प्रकार की संपत्तियों को नगरपालिका दान के द्वारा या क्रय के द्वारा धारण या अर्जित कर सकती है। अगली धारा हमने देखी थी धारा 68। धारा 68 में बताया गया था कि संपत्ति का नगरपालिका में निहित होना। इसका जब हमने पूरा चर्चा की तो उसमें बताया गया कि अगर कोई संपत्ति जो राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं है तो वह संपत्ति विधि के अधीन नियमों के अनुसार नगरपालिका में निहित होगी और वह संपत्ति नगरपालिका की होगी। यदि वह संपत्ति नगरपालिका की होती है तो उस संपत्ति पर प्रबंधन, निदेशन और नियंत्रण नगरपालिका का होगा। एक पॉइंट हमने यह भी पढ़ा था कि नगरपालिका न्यासी के रूप में रहती है। और आगे हमने धारा 68 में नगरपालिका की संपत्तियों के बारे में चर्चा की थी, जिनकी एक बहुत लंबी सूची थी, जिनमें से हमने कुछ प्रमुख संपत्तियों के बारे में उल्लेख किया था और उसको क्लास में समझा था। अगर उनकी बात करें तो हमने देखा था सार्वजनिक उद्यान, जलाशय, कुंड, कुएं, तालाब, बाजार, परकोटे, द्वार या जो भवन जो नगरपालिका की निधि से निर्मित हैं या नगरपालिका की निधि से इनका रखरखाव किया जाता है, वह सब नगरपालिका की संपत्ति में शामिल होंगे। इसके अलावा हमने देखा था सार्वजनिक मार्ग, मार्ग पर पाए जाने वाले पेड़, भटके हुए जानवर जो किसी व्यक्ति के नहीं हो, यह भी नगरपालिका संपत्ति के अंदर आएंगे। इसके अलावा जलाशयों से अगर सप्लाई हो रही है तो पाइप, पंप, इंजन, लाइट, खंबे, रोड निर्माण में जो सामग्री यूज होती है वह भी नगरपालिका की संपत्ति के अंदर आएगी। एक अंतिम पॉइंट हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि राज्य सरकार किसी विशेष आदेश के द्वारा यदि कोई संपत्ति नगरपालिका में निहित करती है तो वह संपत्ति नगरपालिका की हो जाएगी। लेकिन राज्य सरकार जांच में यह देखे कि नगरपालिका ने उस संपत्ति का कुप्रबंधन किया है तो राज्य सरकार उस संपत्ति को नगरपालिका से वापस ले लेगी। और दूसरा पॉइंट इसमें यह देखा था कि यदि वह संपत्ति जो राज्य सरकार ने नगरपालिका को सौंपी है वह संपत्ति लोकहित में अपेक्षित हो। लोकहित में अपेक्षित होने का अर्थ यहाँ यह हो जाएगा कि राज्य सरकार उस संपत्ति पर चिकित्सालय, विद्यालय, उद्यान आदि खोलना चाहती है या बनाना चाहती है तो राज्य सरकार नगरपालिका से उस संपत्ति को लोकहित में वापस ले सकती है। आगे हमने धारा 69 में हमने पढ़ा था कि करार के द्वारा, पट्टे के द्वारा, भाड़े पर संपत्तियों को अर्जन करना। तो इसमें हमने देखा था कि स्थावर संपत्तियों को नगरपालिका किसी एग्रीमेंट या करार के द्वारा या विनियमित करके यानी कि खरीद कर और पट्टे या भाड़े पर किसी स्थावर संपत्ति को ग्रहण कर सकती है, अर्जित कर सकती है। इसी धारा में हमने अगला पॉइंट देखा था कि किसी दानदाता द्वारा अनुदान किस रूप में दिया जाएगा, तो या तो दानदाता अगर अनुदान देना चाहता है तो वह किसी आय के रूप में, स्थावर या जंगम संपत्ति के रूप में दान दे सकता है नगरपालिका को, और नगरपालिका अपने किसी कृत्य के नियोजन में उस संपत्ति का प्रयोग करेगी। अगली धारा 70 में हमने पढ़ा था भूमियों का अनिवार्य अर्जन। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर नगरपालिका को किसी कार्य विशेष के लिए किसी भूमि या संपत्ति की आवश्यकता है तो वह नगरपालिका राज्य सरकार से अनुरोध करेगी कि हमें वह भूमि दिलाइए, तो राज्य सरकार राजस्व अधिनियम के तहत उस भूमि को अर्जित कर लेगी और अर्जित करने के बाद वह भूमि नगरपालिका को सौंप दी जाएगी। तो इस प्रकार नगरपालिका के अनुरोध पर राज्य सरकार भूमि को अर्जित करके नगरपालिका को सौंप देगी।
लेकिन नगर पालिका को इसके एवज में राज्य सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा और उस पेमेंट में राज्य सरकार उसको कुछ मुआवजा और छूट देगी। और आज की क्लास की धारा 71 हम देखते हैं। कतिपय भूमियों का आवंटन, इसकी जो परिभाषा दी गई है उसको देखेंगे, उसके द्वारा ही हमें समझ में आ जाएगा और बाकी हम एक बार उसको अर्थ देखकर भी समझ लेंगे। ऐसी भूमियां जो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अधीन आवंटन और विनियमित करने हेतु नगर पालिका के पास हैं। ऐसी भूमियों को व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह को आवंटन पात्रता की जांच के पश्चात राज्य सरकार विहित दरों पर उपलब्ध कराएगी। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका के पास ऐसी भूमि है जो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अधीन आती हैं, जिनको नगर पालिका आवंटित कर सकती है और विनियमित कर सकती है। तो इस प्रकार की भूमियों को किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को आवंटन की पात्रता जांच करने के पश्चात, आवंटन की पात्रता क्या हो जाएगी कि उस भूमि को आवंटित करने के लिए कुछ शर्तें और नियम हो सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, नगर पालिका कुछ भूमियों का आवंटन केवल आरक्षित वर्ग को करती है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका यह देखेगी कि वह व्यक्ति और व्यक्ति का समूह यदि आरक्षित वर्ग से आते हैं तब ही वह भूमि उनको आवंटित की जाएगी। तो इस प्रकार आवंटन की जो पात्रता होगी उसकी जांच करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा विहित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जब आवंटन की पात्रता की जांच होती है और वह सही पाए जाते हैं, आवंटन हेतु सही उनकी पात्रता होती है, तब भूमि उनको आवंटित कर दी जाएगी और भूमि जिस दर पे, यानी कि जो रेट लगेगा भूमि का, वह वही होगा जो राज्य सरकार ने तय किया हो, यानी कि भूमि की कीमत राज्य सरकार तय करेगी। इस धारा में दो नोट हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। पहला नोट है, ऐसी भूमि जो राज्य सरकार द्वारा उद्यान, बस अड्डा, सड़क, राजमार्ग, सैन्य विमानन, शमशान, चिकित्सालय, विद्यालय आदि के लिए चिन्हित हो, तो ऐसी भूमि को आवंटित नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि कोई भूमि जिस पर राज्य सरकार विद्यालय, चिकित्सालय, बस अड्डा, शमशान आदि बनाना चाहती है और ऐसी भूमि को उसने इन निर्माण कार्यों के लिए चिन्हित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में उस भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। अगला नोट हम देखेंगे, भूमि आवंटन द्वारा वसूल की गई राशि या निधि राज्य की संचित निधि या नगर पालिका की निधि जैसा राज्य सरकार अवधारित करे में जमा किए जाएंगे। इसका अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि नगर पालिका की जो भूमि है उसका आवंटन कर दिया गया और जब आवंटन किया गया या उसको विनियमित किया गया तो राशि भी प्राप्त हुई होगी बदले में। तो जो राशि या धन प्राप्त होगा वह धन कहाँ जमा होगा? वह धन दो जगह जमा हो सकता है, एक तो राज्य सरकार की संचित निधि में और दूसरा जमा हो सकता है वो नगर पालिका की निधि में। लेकिन यह तय कौन करेगा? तो यह पॉइंट आपने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में नोट में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार अवधारित करे, यानी कि राज्य सरकार जहां अवधारित करेगी वहीं वह धन जमा होगा, चाहे वो राज्य सरकार की संचित निधि में भी हो सकता है या फिर नगर पालिका की निधि में। उम्मीद करता हूं आपको यह धारा 71 समझ में आई होगी। क्लास के अंत में एक बार हम आज की क्लास की सभी धाराओं का दोबारा रिवीजन भी करेंगे। अगली धारा हम देखेंगे धारा 72। इसको एक बार हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं धारा 72। नगर पालिका की ओर से संकरम अर्थात कार्य के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा, कार्य की राशि की सीमा तक संविदाएं करेगा और ऐसी संविदाएं करेगा जो कार्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। और संविदा करने पर नगर पालिका ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्त किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ऐसे व्यक्ति को कार्य के लिए अपेक्षित, यानी कि जो कार्य कराया जाना है उसके लिए अपेक्षित राशि का भुगतान करेगी।
अब आप इसको एक बार इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए नगर पालिका कोई कार्य कराना चाहती है और उस कार्य के लिए संविदा निकाली जाएगी, तो संविदाएं कौन निकालेगा? आप इसको इस प्रकार देखिए, हमने यहाँ पढ़ा कि नगर पालिका की ओर से संक्रम या कार्य के निष्पादन हेतु, यानी नगर पालिका जो कार्य करना चाहती है उसके निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यानी कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और वह व्यक्ति राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा। तो वह व्यक्ति जो राज्य सरकार के नियंत्रण में है वह कार्य की राशि की सीमा तक, यानी वह कार्य जितनी राशि अर्थात जितना धन उस कार्य में खर्च होना है उस धन की जो सीमा होगी, जैसे 1 लाख हो सकती है, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख, जितने रुपए का वो कार्य होना है उस रुपए तक की सीमा तक संविदाएं करेगा। यानी कि जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है वह संविदाएं करेगा। और संविदाएं करेगा तो किस प्रकार की संविदाएं करेगा? जो कार्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, यानी कि जो कार्य कराया जाना है उसके लिए संविदाएं करेगा, ना कि अलग से कोई संविदा करेगा। और जब संविदाएं कर ली जाएंगी तो जो नगर पालिका होगी वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति को जो अपेक्षित राशि है, यानी जो कार्य की जो राशि है उसका पेमेंट कर देगी या संदाय कर देगी। और वह नियुक्त व्यक्ति बाद में जिसको संविदा दी गई है या जिसके पास टेंडर अपना पास हुआ है जिसका, उसको कार्य के एवज में पैसा धीरे धीरे या एक मुश्त जैसे भी उनकी शर्तें हों उसके अनुसार देता रहेगा। अब आप इसको एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए नगर पालिका के द्वारा विद्युतीकरण का कार्य कराना है, सड़कों पर रोशनी व्यवस्था के लिए लाइटें आदि की व्यवस्था करनी है, तो विद्युतीकरण का कार्य कराना है। ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा कार्य जिसका निष्पादन किया जाना है और इसकी राशि 10 लाख रुपए है, यानी कि नगर पालिका विद्युतीकरण के कार्य पर 10 लाख रुपए खर्च करेगी। तो यह हो गई कार्य की राशि की सीमा, यानी जो कार्य कराया जाना है उसकी राशि की लिमिट क्या है, तो वह 10 लाख रुपए है। और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है वह इसकी संविदा करेगा। और संविदा करेगा तो हमने पढ़ा था जो संविदाएं करेगा वो कार्य की राशि की सीमा तक, अर्थात ये नियुक्त व्यक्ति टेंडर निकालेगा तो टेंडर में साफ साफ उल्लेख करेगा कि 10 लाख तक का कार्य कराना है। हमने इसमें एक पॉइंट यह भी पढ़ा कि जो कार्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ऐसी संविदाएं करेगा। अर्थात जैसे विद्युतीकरण का कार्य कराना है तो विद्युतीकरण का कार्य करने वाले लोगों के साथ ही संविदाएं की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि किसी और व्यक्ति के साथ आप संविदा करें या उसको टेंडर दे दें। जिसके पास विद्युतीकरण करने का अनुभव है आप उसी को टेंडर दोगे, उसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे। ऐसा नहीं कि विद्युत का कार्य कराना है और आप टेंडर दे रहे हो किसी सड़क निर्माण वाले को। तो ये चीजें जो लिखी है इस पॉइंट में कि संविदाएं करेगा लेकिन जो कार्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हो उसके साथ। और जब संविदा हो जाएगी तो नगर पालिका उस राशि का भुगतान करेगी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति को, और यह व्यक्ति बाद में जिसके साथ संविदा हुई है उसको भुगतान कर देगा। उम्मीद करता हूं आपको धारा 72 भी समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 73। धारा 73 के अंदर दिया गया है कि प्रत्येक नगरपालिका विहित नियमों व शर्तों के अधीन रहते हुए अपनी स्थावर या जंगम संपत्ति जो नगरपालिका में सम्मिलित है उस संपत्ति को और सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने, अंतरित करने के लिए ऐसी संविदा करने के लिए सक्षम होगी। इसका अर्थ अगर समझें तो इस प्रकार है कि कोई भी नगरपालिका है वह नियम और शर्तों के अधीन, यानी कि अधिनियम में जो उपबंध और नियम दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए अपनी स्थावर संपत्ति जो उसकी स्थावर संपत्ति है, जंगम संपत्ति है जो नगरपालिका में निहित हो, उस संपत्ति को पट्टे पर देने, नियमित करने, आवंटित करने, अंतरित करने आदि के लिए संविदा निकाल सकती है या संविदा करने में सक्षम है। अब इसमें एक शब्द आया सरकारी भूमि। तो सरकारी भूमि से क्या तात्पर्य है उसके लिए इस धारा में 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है धारा 68 जा के अधीन नगर पालिका में निहित हो गई हो,
धारा 68 में हमने पढ़ा था कि वह भूमि जो राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा नगर पालिका में निहित की गई हो, वह भूमि धारा 68 के जा के अधीन आएगी। और हमने उसमें आगे पढ़ा था कि अगर नगर पालिका ऐसी भूमि का कुप्रबंधन करती है तो राज्य सरकार उस भूमि को वापस ले लेगी। और दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि अगर राज्य सरकार उस भूमि को लोक हित में अपेक्षित समझे तब भी राज्य सरकार उस भूमि को वापस ले सकती है, तो वह भूमि सरकारी भूमि के अंदर आएगी। अगला पॉइंट है हमारा दूसरा, सरकारी भूमि क्या होगी, तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 में परिभाषित नजुल भूमि। अब नजुल भूमि क्या होता है वह आप देखें कि नजुल भूमि वह भूमि है जो किसी नगर पालिका क्षेत्र में है और उस पर स्वामित्व राज्य सरकार का है, तो वह भूमि नजुल भूमि कहलाएगी। तो ऐसी भूमि भी सरकारी भूमि के अंदर आती है। तीसरा पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के व्ययनाधीन रखी गई हो, अर्थात इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका उस भूमि का डिस्पोज कर सकती है, वह चाहे तो उसको बेच सकती है या किसी अन्य कार्य के लिए ले सकती है। ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा अगर नगर पालिका को दी गई है तो वह भी सरकारी भूमि कहलाएगी। इस पॉइंट 2 को आप इस प्रकार पहले समझिए, उसके बाद हम इसको एक बार पढ़ के दोबारा समझेंगे कि मान लीजिए नगर पालिका द्वारा या नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा या नगर पालिका के किसी अधिकारी के द्वारा किसी भूमि को आवंटित करने के लिए, अंतरित करने के लिए, विक्रय करने के लिए, नियमित करने के लिए, पट्टे पर देने के लिए कोई प्रस्ताव निकाला जाता है और उस प्रस्ताव की शुद्धता, वैधता और औचित्य के बारे में समाधान करने के लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उस प्रस्ताव से संबंधित सुसंगत अभिलेखों को मंगवा सकता है। और जब वह सुसंगत अभिलेख को मंगवाएगा और मामले का परीक्षण करेगा कि जो प्रस्ताव नगर पालिका द्वारा या उसके अध्यक्ष द्वारा या अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन, विक्रय और पट्टे पर देने के लिए निकाला गया है वह प्रस्ताव सही है, गलत है या उसमें शुद्ध तरीके से निकाला गया है या नहीं, जब राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी इसकी जांच करेगा तब तक उस भूमि के आवंटन, विक्रय और पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर रोक लग जाएगी, यानी कि उस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाएगा। और जब अभिलेख का परीक्षण होगा उस समय सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। मान लीजिए राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति प्रस्ताव को सही नहीं मानते हैं, उसमें अशुद्धियां बताते हैं, तो नगर पालिका को अपना पक्ष रखने का हक होगा। और जब सभी अपना पक्ष रखेंगे उसके बाद यदि राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति यह माने कि नियमों का उल्लंघन किया गया है या अनुबंधों की अवहेलना की गई है तो वह राज्य पत्र में प्रकाशित करके आवंटन की कार्यवाही को रद्द कर सकता है। इस कार्यवाही को पूर्णतः भी रद्द किया जा सकता है या कुछ उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो उसको आंशिक रूप से भी रद्द कर सकता है। अब एक बार हम इसको लिखा हुआ है उसको देखेंगे। इसको हमने टुकड़ों में बांट दिया है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका या नगर पालिका के अध्यक्ष या नगर पालिका के अधिकारी द्वारा कोई भूमि पट्टे पर विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अंतरित करने के लिए किसी प्रस्ताव की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में समाधान करने के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकती है। यानी कि सुसंगत अभिलेख कौन मंगवाएगा? वह राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति मंगवाएगा। और क्यों मंगवाएगा? कि नगर पालिका ने या उसके अध्यक्ष ने जो प्रस्ताव निकाला है ना भूमि को आवंटित करने के लिए, वह प्रस्ताव सही है या गलत है, उसकी शुद्धता की जांच के लिए इन्होंने सुसंगत अभिलेख मंगवाया है। और जब अभिलेख मंगवाया है तब वह अधिकारी या राज्य सरकार इसका परीक्षण करेंगे और जब परीक्षण करेंगे तब तक के लिए भूमि के आवंटन का जो प्रस्ताव निकाला गया है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। और जब अभिलेखों की जांच हो रही होगी तब सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। और जब जांच होगी और उसमें राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति यह समझे कि नियमों का उल्लंघन किया गया है
तो वह आवंटन के लिए जो प्रस्ताव निकाला गया है या आवंटन की जो कार्यवाही है उसको रद्द कर देगा, और रद्द पूर्णतः भी किया जा सकता है या आंशिक रूप से भी किया जा सकता है। आगे धारा 73 में पॉइंट दिया गया है, किसी नगर पालिका द्वारा या उसके अध्यक्ष या अधिकारी के द्वारा इस धारा यानी धारा 73 के उपबंधों के उल्लंघन में दिए गए किसी पट्टे, किसी किए गए विक्रय, आवंटन, अंतरण या किसी अन्य संविदा के अनुकरण में किसी व्यक्ति ने नगर पालिका भूमि या सरकारी भूमि का कब्जा ले लिया हो, वहां ऐसा व्यक्ति राजस्थान लोक परिसर अनाधिकृत अधिभोगी की बेदखली अधिनियम 1964 के अंतर्गत अनाधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा और उसे उस भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा तथा उपयोग और अधिभोग के लिए किराया या नुकसानी का संदाय करना होगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि मान लीजिए नगरपालिका द्वारा या उसके अध्यक्ष के द्वारा या नगरपालिका के किसी अधिकारी के द्वारा इस धारा के जो धारा 73 है उसके उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कोई जमीन या भूमि आवंटित कर दी जाती है, तो आवंटित जिस व्यक्ति को प्राप्त होगा उसे राजस्थान लोक परिसर अनाधिकृत अधिभोगी की बेदखली अधिनियम 1964 के तहत अनाधिकृत व्यक्ति समझा जाएगा और उसे भूमि से बेदखल किया जाएगा तथा भूमि का किराया या नुकसानी उसको देना होगा। यह धारा 73 के अंतर्गत बताया गया है। अगली धारा हम देखेंगे धारा 74। धारा 74 में बताया गया है नगर पालिका की स्थावर संपत्ति की तालिका और मानचित्र। इस धारा के अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं और यह धारा इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए हम पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। नगर पालिका समस्त स्थावर संपत्तियां जो नगर पालिका में निहित हैं या नगर पालिका द्वारा अर्जित की गई हैं की एक तालिका और मानचित्र संधारित करेगी। इसी में अगली लाइन है, उनकी प्रतियों को अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर भीतर नगर पालिका स्थानीय निकाय निदेशक कार्यालय में जमा करवाएगी। अब आप इसका अर्थ देखिए कि जितनी भी स्थावर संपत्तियां हैं नगरपालिका की, जो नगरपालिका की सीमा के अंदर हो, नगरपालिका में निहित हो या नगरपालिका ने उन स्थावर संपत्तियों को अर्जित किया हो, ऐसी समस्त संपत्तियों की एक तालिका बनाई जाएगी और उस संपत्तियों का मानचित्रण भी किया जाएगा और उस मानचित्र को संधारित शब्द इस अधिनियम में कई बार आया है। यह हिंदी वर्ड कई बार समझ में नहीं आता है, इसका इंग्लिश है मेंटेन। संधारित मतलब हो जाएगा आपका मेंटेन, यानी उन मानचित्र को नगरपालिका मेंटेन भी करेगी। स्थावर संपत्तियां क्या होंगी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वह संपत्तियां जो मूव नहीं करती हैं, अर्थात इसके अंदर वह संपत्ति आएंगी जो हिल डुल नहीं सकती, अर्थात भूमि, भवन इत्यादि। तो जो भी भूमि, भवन इत्यादि होंगे उनकी एक तालिका बनाई जाएगी और उनका एक मानचित्र बनाया जाएगा। और हमने अगला पॉइंट पढ़ा कि जो तालिका और मानचित्र बनाया जाता है उसकी एक प्रति यानी एक कॉपी उसकी अधिनियम जब प्रारंभ हुआ है अपना 2009 से, तो अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यानी कि अधिनियम जब प्रारंभ हुआ है उसके 1 वर्ष के भीतर सभी नगर पालिकाएं तालिका और मानचित्र स्थानीय निकाय निदेशक कार्यालय में जमा करवाएंगी। अब धारा 74 का दूसरा पॉइंट है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्थावर संपत्ति की तालिका अपडेटेड तैयार करके एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उस वार्षिक विवरण को वह नगर पालिका के समक्ष रखेगा और उसकी एक प्रति, एक कॉपी उसकी वह स्थानीय निकाय निदेशक को भी भेजेगा। देखिए इसका सीधा अर्थ है, बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ लिखा हुआ है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होगा वह जो स्थावर संपत्तियां हैं यानी कि ऐसी संपत्ति जो हिल डुल नहीं सकती, जिनके अंतर्गत अधिकतम भूमि और भवन ही आएंगे, तो भूमि और भवन की जो संपत्ति है उनकी तालिका बनाएगा और तालिका अपडेटेड भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। जैसे मान लीजिए किसी भूमि पर भवन का निर्माण हो गया और भी किसी भी प्रकार का चेंज होता है उस तालिका में
या मानचित्र में, तो उनको वह अपडेट करेगा और तैयार करने के बाद एक वार्षिक विवरण बनाएगा। उसको पहले नगर पालिका के समक्ष रखेगा और उसकी एक कॉपी निदेशक स्थानीय निकाय को भेजेगा। यह अपनी धारा 74 हो गई। अब हम अगली धारा 75 को पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अभी नहीं तो वीडियो खत्म होने के बाद जरूर लाइक करें। अगली धारा है धारा 75, जो इस अध्याय की अंतिम धारा है। इसके बाद हमारा अध्याय 4 खत्म हो जाएगा। तो इस धारा को हम देख लेते हैं। धारा 75 में बताया गया है नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण। इसको इस पॉइंट से समझेंगे। नगर पालिका अन्य संबंधित विभाग और प्राधिकारियों के परामर्श से नगर पालिका के भीतर स्थित नगरीय भूमि और निजी संपत्ति को शामिल करते हुए समस्त संपत्तियों का अभिलेख तैयार करेगी और संधारित करेगी। देखिए, बिल्कुल आसान धारा है ये। इसमें यही वर्णन किया गया है कि जो नगर पालिका है वह अन्य संबंधित विभागों और प्राधिकारियों से परामर्श लेके नगर पालिका क्षेत्र की जितनी भी नगरीय भूमि है, और याद रखिए आप, निजी संपत्तियां, नगरीय भूमि तथा निजी संपत्तियां जो आपकी और हमारी हैं, तो नगर पालिका नगरीय भूमि और निजी संपत्तियों को शामिल करते हुए एक अभिलेख तैयार करेगी और उस अभिलेख को संधारित भी करेगी, अर्थात मेंटेन भी करेगी। आपने देखा भी होगा कि जब हम किसी नगर पालिका क्षेत्र में भवन, दुकान या मकान का निर्माण कार्य करा रहे होते हैं तो नगर पालिका से हम अपने घर का नक्शा पास करवाते हैं। नगर पालिका की स्वीकृति मिलने के बाद ही घर के निर्माण का कार्य शुरू होता है। तो वह सब इन्हीं उद्देश्यों के कारण किया जाता है, जिससे नगर पालिका के पास आपकी निजी संपत्ति का भी ब्यौरा हो, जिससे वह अपने अभिलेख तैयार करने में उसको आसानी हो। उम्मीद करता हूँ यह धारा भी आपको समझ में आई होगी। आगे हम आज की क्लास में पढ़ी हुई सभी धाराओं का एक बार पुनः रिवीजन कर लेंगे। आज की क्लास में हमने अध्याय 4 की जो धाराएं शेष थी 71 से 75 तक की धाराओं को आज हमने पढ़ा। एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। धारा 71 में हमने देखा था वह भूमि जो नगर पालिका के पास है और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ख के अंतर्गत आवंटन के लिए उपलब्ध है, तो नगर पालिका उन भूमियों का आवंटन कर सकती है। आवंटन करने के लिए सबसे पहले नगर पालिका आवंटन पात्रता की जांच करेगी। यदि व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह आवंटन के लिए पात्र माना जाएगा तो नगर पालिका उस भूमि को आवंटित कर देगी। और आगे हमने इसमें पढ़ा था कि आवंटन से जो राशि प्राप्त होगी वह राशि या तो राज्य सरकार की संचित निधि में या नगर पालिका की निधि में जमा होगी। यह तय करना राज्य सरकार का कार्य है। राज्य सरकार जहां अवधारित करेगी वह राशि वहीं जमा कर दी जाएगी। और एक पॉइंट धारा 71 में हमने यह पढ़ा था कि लोक हित में चिन्हित भूमि का आवंटन नहीं होगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा, यदि राज्य सरकार चाहे कि वह किसी भूमि पर चिकित्सालय, विद्यालय, उद्यान, सड़क इत्यादि बनाना चाहती है तो राज्य सरकार ऐसी भूमि का आवंटन नहीं करेगी। धारा 72 में बताया गया है कि नगर पालिका के कार्यों के नियोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी कार्य की राशि की सीमा तक, यानी कि नगर पालिका का जो कार्य होना है उस कार्य की राशि क्या है, उस राशि की सीमा तक वह व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है वह संविदा करेगा और नगर पालिका उस नियुक्त व्यक्ति को संदाय अर्थात पेमेंट करेगी। ये हमने धारा 72 में देखा था। अगली धारा हम देखेंगे धारा 73। धारा 73 में बताया गया है कि प्रत्येक नगर पालिका अपनी जंगम और स्थावर संपत्तियों को पट्टे पर देने, आवंटित करने, विक्रय करने आदि के लिए संविदाएं करेगी। यह धारा 73 में बताया गया है। और धारा 73 में अगला पॉइंट यह है कि नगर पालिका के आवंटन प्रस्ताव, यानी कि नगर पालिका जिस भूमि का आवंटन करना चाहती है उसके लिए प्रस्ताव निकालेगी, तो उस प्रस्ताव की शुद्धता, वैधता की जांच राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा।
और वह इस मामले में संबंधित अभिलेखों को मंगा सकता है और उनकी जांच कर सकता है। जब तक ऐसा व्यक्ति या राज्य सरकार जांच करेंगे तब तक वह ऐसा आदेश दे सकता है कि जो प्रस्ताव की प्रक्रिया है वह स्थगित रहेगी, और जब मामले की जांच चल रही होगी तब सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, और मामले की जांच के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उस प्रस्ताव यानी कि आवंटन का जो प्रस्ताव था वह पूरी प्रक्रिया को या कार्यवाही को रद्द कर सकता है या उसको आंशिक रूप से भी रद्द कर सकता है। यह हमने धारा 73 के अंदर देखा था। अगली धारा है 74। नगर पालिका समस्त स्थावर संपत्तियों का तालिका और मानचित्र संधारित करेगी, यानी कि नगर पालिका के अंदर जितनी भी उसकी संपत्तियां हैं वह उन सबका तालिका और मानचित्र करेगी। उन संपत्तियों में केवल हम स्थावर संपत्ति लेंगे क्योंकि केवल उन्हीं का मानचित्रण किया जा सकता है, जैसे भूमि है, भवन है इत्यादि का वह तालिका बनाएगी और मानचित्र बनाएगी। और एक चीज आप और याद रखिए कि वह उसकी एक कॉपी मानचित्र की और तालिका की निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय को भी भेजेगी। इसमें एक पॉइंट यह भी है कि मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी है वह नगर पालिका की अपडेटेड यानी कि कोई परिवर्तन होता है, किसी भूमि पर भवन बन जाता है तो ऐसी वह अपडेटेड तालिका बनाएगा और एक वार्षिक विवरण को नगर पालिका के सामने पेश करेगा और नगर पालिका के समक्ष रखेगा, और उसकी एक कॉपी निदेशक स्थानीय निकाय कार्यालय को भी भेजेगा। ऐसा हमने धारा 74 के अंदर पढ़ा था। धारा 75 इसमें बताया गया है कि नगर पालिका संबंधित अन्य विभागों और प्राधिकारियों से परामर्श करके नगर पालिका की समस्त संपत्तियों या नगरीय संपत्तियों और निजी संपत्तियों, इसमें दोनों चीज आएंगी, नगरीय संपत्ति प्लस निजी संपत्ति, इनको शामिल करते हुए एक अभिलेख तैयार करेगी। तो नगर पालिका का जो अभिलेख तैयार होगा उसमें नगरीय व निजी संपत्तियां सब होंगी। इसका उदाहरण हमने यह बताया था क्लास में कि जब आप किसी मकान का, दुकान का, भवन का निर्माण करते हो नगर पालिका क्षेत्र में तो आपको मकान का नक्शा इत्यादि नगर पालिका से पास करवाने पड़ते हैं। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आप किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, इसकी जांच होती है, प्लस नगर पालिका अपने अभिलेखों में उनको शामिल कर लेती है। आज हमने अध्याय 4 की धारा 71 से लेकर 75 तक की धाराओं का अध्ययन किया। पिछली क्लास में हमने धारा 67 से 70 धारा का अध्ययन किया था। इस प्रकार कल की क्लास और आज की क्लास दोनों क्लासों में हमने अध्याय 4 को समाप्त कर लिया है। उम्मीद करता हूं यह क्लासेस आपको पसंद आई होंगी। कई बार कुछ धाराओं की भाषा इतनी कठिन दी गई है कि उनको सरल भाषा में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उम्मीद करता हूं फिर भी हमने जो कोशिश की है उससे आपको समझ में आया होगा। आप एक या दो बार इनको रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएंगी। बाकी हम रिवीजन क्लासेस भी लेंगे एक बार कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद, और एमसीक्यू क्लासेस के माध्यम से भी पुनः एक बार फिर वापस धाराओं का रिवीजन करेंगे। अब कल की क्लास में अध्याय 4 की एमसीक्यू क्लास होगी, उसे आप जरूर देखें। उस एमसीक्यू क्लास में अपन क्वेश्चन करने के साथ साथ धाराओं का रिवीजन भी कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। वीडियो बनाने में निश्चित तौर पर बहुत मेहनत लग रही है क्योंकि बिल्कुल नया विषय है, आप सभी को पता है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट अपना निश्चित तौर पर कर दिया करें, जिससे आपकी हाजिरी लग जाएगी कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोगों को फायदा हो रहा है और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। आप यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप पथिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।